हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉन्सेप्ट जो है, क्या है कॉन्सेप्ट आज का। आज का कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, जिसमें दो कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में होने वाले हैं। एक कॉम्बिनेशन है सीरीज का और दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल का। यही दो कॉम्बिनेशन हमारे बोर्ड लेवल में भी है और इन्हीं को तरह तरीके से आपको यूज किया जाएगा। तो बेस्ट तरीके से अपने तरीके से हम बताएंगे, जिसमें आपको आसानी से डेरिवेशन कैसे करना है, जिससे आपको मार्क भी अच्छे मिले जो है एग्जाम में, और अच्छे से आप जो है डेरिवेशन को समझ पाए। एक रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर सेल के विषय में आपको नहीं पता है तो पिछला वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने सेल की सभी कॉन्सेप्ट आपको बताए, सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल के सभी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं। इसमें हमने आपको ये बताया कि सेल होता क्या है, सेल का वर्ग क्या है, उसी के अंदर सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल करता क्या है, और उसके बाद सेल के अंदर जो टर्म थे टर्मिनल वोल्टेज वगैरह, ईएमएफ वगैरह, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वही लगभग हाफ आवर का लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर तब यहाँ से देखने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझने में आएंगी। हम आज के पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं। तो दो ही कॉम्बिनेशन में पढ़ने हैं, तो जैसा कि बताया सिलेबस में केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, और यही आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो मेंशन भी है। तो सबसे पहले करते क्या है बच्चों, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन किस बात का? देखिए, रिवीजन जो हमें करना है वो पिछली वाली चीजों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें इसको समझने में आसानी रहेगी। रिवीजन क्या करना है, पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि हमने जब एक सेल को कनेक्ट किया था, तो किसको कनेक्ट किया था? सेल को। और एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था, जहां पे हमने ये समझा था कि इसका जो बकायदा जो हमने रियलिटी समझी थी, जो एक्सपेक्टेशन थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था और ये सेल द्वारा दिया गया एमएफ था, और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा था। समझ रहे बात को? यह क्या था कि सेल ने मान लीजिए देना चाहा था 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट आपको देना चाहा था, और जो यहाँ पे सिस्टम में बाहर आपको मिला था वो कितना था? कुछ ऐसा ही एग्जांपल था 8 वोल्ट का। तो वहां पे हमने सीखा था कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना वोल्ट ड्रॉप किया था? 4 वोल्ट ड्रॉप किया था। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो सेल देना चाह रहा था वो ईएमएफ था। जो यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल के बीच में जो है आपको जो मिला वोल्टेज, वो हमारा क्या था? टर्मिनल वोल्टेज था, या फिर कह सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था। ये सारी चीजें थी जिसको हमने आपको बताया था। और ये हमारा क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस था। और करंट जो यहां से निकली उसको हमने क्या इंक्लूड किया था? आई इंक्लूड कर लिया था कि आई या स्मॉल आई, कैपिटल आई, कैसे भी आप मेंशन कर सकते हो। तो यहां से हमने ये देखा कि ये जो करंट दे रहा है वो एक्चुअल में दो जगह पे ड्रॉप हो रही थी। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ था, तो वो क्या पोटेंशियल क्या लिखते हैं? ओम कर रहा था V = IR। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाएगा तो करंट I आ रही है, तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे I और R लिखा जाएगा। वहीं पे जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो होता सेल के अंदर ही है, लेकिन सर्किट में दिखाया जाता बाहर और लगता भी सीरीज में है। तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा? यही करंट क्या आ रहा है? I आ रहा है। तो करंट जब I आ रही है तो I ही करंट यहाँ पे सर्किट में भी आ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? वो होगा डैश मान लीजिए, वो क्या होगा आपका? I × R। तो ए पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ए पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो वहां पे आपको फॉर्मूला क्या मिला कि पोटेंशियल जो हमने यहाँ से जो सेल देना चाह रहा था वो एक्चुअल में दो जगह ड्रॉप हुआ। कहाँ पे? एक यहाँ पे और यहाँ पे। 12 वोल्ट एक बार यहाँ पे 8 वोल्ट पे खत्म हुआ, और अगला वाला यहाँ पे खत्म हुआ 4 वोल्ट। तो टोटल तो वैसे बराबर हुआ था। यही लेक्चर ही था और यही शायद वैल्यू भी थी। तो सेल जो देना चाह रहा था वो 8 वोल्ट यहाँ पे था, और जो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया
वो था 4 वोल्ट। तो इसको अगर यहाँ से फार्मूले को हम बनाना की कोशिश करें तो ये यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप है उसको क्या लिख सकते थे, आई आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख सकते थे आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यही क्या था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या जैसे लिख लें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा ये। और ये क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था, और ये ईएमएफ था सेल का। तो ये इसको कैसे लिख सकते थे, आई आर को हम कैपिटल वी लिख सकते हैं और प्लस आई इंटू आर, और यहीं से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते थे, वी इक्वल टू एफ जो है ई माइनस आई आर, ये लिख सकते हैं आपको ऐसे। तो ये फॉर्मूला है, जहां ये क्या है आपका जो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया गया, ये आपका है ईएमएफ, ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज, और ये क्या है करंट है जो यहां से निकल रही है, जिसको आप कैपिटल आई या स्मॉल आई जिस हमने लिखा है, तो कैपिटल आई स्मॉल आई जैसा भी आप मेंशन करना चाहें। और ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो एक्चुअल में इसको थोड़ा सा आप इस तरह से एग्जाम्पल है ना, तो दिल पे मत लीजिएगा, क्यों समझने के लिए है कि मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं और ये कोई आपका हेड है, एचओडी है, तो एचओडी जो है उसने किसी के थ्रू आपको पैसे भिजवाए। एचओडी ने पैसे कितने भिजवाए आपको कि जाके भाई उस लेबर को 200 रुपए दे दीजिएगा जाके। अब आपको जो लेके आया था, जिसके अंतर्गत आप गए थे, जो आपका सीनियर था जो तुमको लेके गया था, उसको कितने रुपए इसने भिजवाए, एचओडी ने 200 रुपए भिजवाए। और ये सीनियर जब आपके पास अपने पैसे को भेजा, आप कौन मान लीजिए एज ए लेबर गए वहां पे, तो सीनियर ने क्या किए, 50 रुपए अपने पास रख लिए, कहा कि हम लेके आए तो 50 रुपये हमारा सरचार्ज हो गया, और हम तुम लेबर को कितने दिए, 150 रुपए। यानी एचओडी ने भेजा था 200 रुपए, 200 रुपए। सीनियर जो तुमको लेके गया था यहां से, मतलब एक लेबर का सीनियर हो गया, उसने 50 रुपए इस बात के लिए लेके रख लिए कि हम तुमको लेके गए, इसलिए 50 रुपए मेरे हुए, चलो 150 रुपए तुम रखो। तो अब यहाँ पे बात ये आई कि 50 रुपए का क्या हुआ, ये 50 रुपए चले गए तुम्हारे भ्रष्टाचार में, करप्शन में चले गए। ठीक है, करप्शन में चले गए। और लेबर को मिले कितने, 150 रुपए। एचओडी ने भिजवाए कितने थे, 200 रुपए। यानी कि 200 रुपए में 50 रुपए खा गया तुम्हारा जो सीनियर जो तुमको लेके गया था, और 150 तुमको मिले। तो कुल मिला के जो सेल देना चाह रहा था, यहाँ पे 12 वोल्ट वो एचओडी है, जो टर्मिनल वोल्टेज आपको मिला वो आपका 150 है, और जो खा गया सीनियर वो 50 रुपए है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो कि जो सेल देगा वो ईएमएफ है, जो तुमको टर्मिनल जो एक्सटर्नल टर्मिनल जो है पॉइंट होंगे उनके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा हो, तो सब मिला के ये कहानी बनी थी। इसमें 2 डिफिनेशन भी बताई थी हमने कि जब सेल से कोई करंट नहीं निकल रही है तब जो सेल के ऊपर लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट, जितने भी वोल्ट का आप सेल लेके आते हैं छोटा वाला, वो है ईएमएफ। और जब सेल से करंट लेना चाहे, एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट लेना चालू करते हैं, तो जो एक्सटर्नल सर्किट के बीच में क्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आएगा ऐसे, तो यही फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव कराया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद करके रखना था, इसलिए हमने इसको बताया। यहीं से अगर आप इसको करंट के फॉर्म में लिखना चाहें, इस चीज को मैं दोबारा इसको आगे बता रहा हूं कि अगर इसको करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो एप्सिलॉन को एक बार ऐसे लिखेंगे और आई यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां से करंट को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन जो है ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहां पे कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, सेल। तो करंट भी आप यहां से जो है बन जाएगी, करंट फॉर्म भी फॉर्मूला तो बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो भ्रष्टाचार जो हो रहा है वही जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 150 रुपए कैसे मिले, 150 रुपए मिले 200 माइनस 50 करके,
तो 200 हो गया ईएमएफ, 50 हो गया आईआर, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ते रहिए, हर कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कोई चीज आपको ये न रहे कि कहीं से, तो ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है। अब हम जो है पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये थोड़ा सा बेसिक फार्मूला आप याद करके रखिएगा, और ये भी याद करके रखिएगा ये फार्मूला तब का है जब सेल से हम करंट ले रहे हैं, ठीक है। जब करंट, मतलब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तब का है। जब ये सेल चार्ज हो रहा होगा, अभी इस केस में जान लीजिएगा कि अभी इस वाले केस में एप्सिलॉन की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, यानी जब सेल चार्ज हो रहा होगा, अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये प्लस। तो ऐसे केस में बच्चों टर्मिनल वोल्टेज जो है ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा रिवीजन तौर पे आप याद करके रखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिएगा एकदम बढ़िया से। कोई भी चीज दिक्कत में आती है तो आप कमेंट करिए, उसको अगले लेक्चर में हम जो है कवर कर देंगे आपका, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सीरीज। सीरीज पढ़ना है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है सेल का। तो इसमें देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, बहुत आसानी समझाने की कोशिश करेंगे तुमको। देखिएगा कि सबसे पहले ये हमारा एक सेल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, एक सेल हो गया। ये सेल का क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके साथ है हमने एक सेल फिर से कनेक्ट किया, ये प्लस हो गया देखिए, और फिर माइनस, फिर इसके साथ हमने एक सेल कनेक्ट कर लिया। ऐसे ही फिर हमने एक सेल लिया और इसके साथ हमने फिर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रत्येक सेल, जो भी सेल, जितने भी सेल लगे हैं, उन सभी सेल का ईएमएफ होगा और सभी सेल आपस में इस तरह से कनेक्ट है। और अभी जो हम केस लेके चल रहे हैं वो सेम जो है पोलैरिटी का लेके चल रहे हैं। यानी देखिएगा ये प्लस माइनस से कनेक्ट लगा है, माइनस वाला प्लस से लगा है, फिर माइनस वाला प्लस से लगा है। इसको कहा जा रहा है कि सेम पोलैरिटी का क्वेश्चन है। और ऐसे कई सारे सेल लगे हो सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम 3 सेल के साथ डेरिवेशन जो है कंप्लीट कराएंगे। तो इसका मान लेते हैं जो सेल का ईएमएफ है बच्चों, वो क्या है, ये E1 है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका ईएमएफ E2 है, E3 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। जब कई सारे सेल लगे होंगे, किसी एक्सटर्नल बैटरी से बेटा जुड़े होंगे, तो ये याद करके रखो कि जितने भी सेल लगे होंगे सबके पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट अलग अलग होंगे। तो टर्मिनल पॉइंट पे उनका जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी 2 टर्मिनल पॉइंट इसके बीच में जो है वो क्या है, वो AB है। आगे किसी के लिए जो दो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, BC है। और इसके लिए मान लो आगे टर्मिनल पॉइंट जो मान लेते हैं वो क्या है, CD है। और इस तरीके से इसमें जो है जो करंट आ रही है वो भी मान लीजिए करंट कौन सी आ रही है, I। इस तरीके से इसको समझ के रखना है। इतने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे चीज जो है इसको कनेक्ट करा देंगे, देख भी लीजिएगा। और क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो सभी में करंट की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें भी, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब इनका हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है, हमारा मेन सर्किट है। ये क्या है, हमारा मेन सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, यानी कि देखो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की जरूरत इसलिए है कि हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे बता पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ये सेल 3 कनेक्ट हो गए यहाँ पे, तो इनका अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने की कोशिश करें तो इक्विवेलेंट होता क्या, पहले ये समझ लो। जैसे 2 लोग हैं और कोई काम करवाने की कोशिश करना है। एक लोगों ने घर में काम लगवा दिया, 3 मजदूर पकड़ के लेके चले आए, राम खिलावर, राम मनोहर, रामपाल, ये तीनों लोग जो है काम करना चालू कर दिया। वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है, 3 व्यक्ति नहीं लेके आता है, वो एक ही खली बली जैसा एक आदमी पकड़ के लेके आता है और उसको काम जो है अपना काम कराने लगता है। फिर ये देखा जाता है कि एट लास्ट जो तीनों ने मिलकर काम किया है पूरे दिन में, और उसने जो अकेले काम किया है वो दोनों इक्वल ही है। तो ये कहा जाएगा ना कि ये तीनों लोग मिलके इस एक व्यक्ति के बराबर काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये 3 सेल हमने लगाए हुए हैं और इसमें ही हमने एक सेल लगाया
एक ऐसा सर्किट बनाया जो इन तीनों सेलों के बराबर काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट। ये कैसा है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हम बना रहे हैं। तो चीजों को समझाने के लिए कुछ चीजें कई बार अलग से भी करनी पड़ती है। तो इसका मान लीजिए कि जो इन दोनों तीनों का जो एक जोड़ के है वो इक्विवेलेंट वो ये है, और जो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो ये है, इक्विवेलेंट वो ये है, और करंट जो आ रही है वो अभी भी क्या है, आई है। इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, और ये आपका हो गया मेन सर्किट। सीरीज का ये आपका हो गया मेन सर्किट। ये दो सर्किट आपके बन गए। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें ड्रॉप क्या हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज सेम है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि किसके फॉर्म में फार्मूला लिखें। तो इसमें आप देखिएगा कि पोटेंशियल सबकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबके लिए अलग अलग है और करंट सेम है। तो जो चीज अलग अलग है उसी फॉर्म में हमें इन सभी चीजों का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले वाले सेल के लिए लिखेंगे। आप फॉर्मूला देखिए, आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला फिर टर्मिनल पोटेंशियल के लिए क्या लिखा था, V = इसलिए सबसे पहले हमने रिवीजन कराया था, क्या लिखाया था, यह फार्मूला आपको आना चाहिए हर हाल। और इसी से हम लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम मेन सर्किट, फ्रॉम मेन सर्किट। सबसे पहले मेन सर्किट से बात करेंगे, लिखेंगे फॉर फर्स्ट सेल। पहले हम पहले सेल की बात करेंगे, फर्स्ट सेल के लिए हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है इसके लिए ए से लेकर बी तक लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, VA - VB इक्वल टू, और यहां पे एप्सिलॉन लिखना है, तो इसके लिए एप्सिलॉन क्या होता है, E1 - IR1। करंट तो हमारे सेम ही है। इसके बाद बच्चों फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट सेल के लिए लिख दिया, फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड सेल, फॉर सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के लिए बच्चों लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब बी और सी के लिए लिख रहे हैं, तो बी और सी के लिए लिखेंगे VB - VC इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सोच के बताओ क्या हो जाएगा। अगर हम इसके लिए लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, सोचिएगा बेटा। कुछ नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, उसी के रिस्पेक्ट में लिखते जाना है। जो है EMF हो गया -I और R2 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले सेल के लिए लिखेंगे हम लोग, तो फॉर थर्ड सेल, फॉर थर्ड सेल, थर्ड सेल के लिए हम जो लिखेंगे बच्चों, तो यहां देखेंगे क्या आ जाएगा, VC - VD, और क्या हो जाएगा यहां से, F जो है 3 माइनस, देखिए EMF 3 हो गया, थर्ड सेल का EMF हो गया -I और R3। इस तरीके से इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। और फिर लिखेंगे एड द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे सामने एक चीज आएगी, उसको समझेंगे क्या आएगा। देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, VA - VB प्लस VB - VC, फिर प्लस VC - VD, और एंड इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बच्चों, E1 - IR1 प्लस E2, या फिर EMF आप बोल सकते हैं, EMF ऑफ सेकेंड सेल -IR2 प्लस E3 और -IR3। इस तरीके से तो जब आप ऐड करेंगे देखेंगे VB से हमारा VB कट जाएगा, VC से VC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा VA - VD इक्वल टू एप्सिलॉन 1, या फिर आप EMF ऑफ फर्स्ट सेल प्लस E2 प्लस E3,
और इधर आप जब जाते रहेंगे तो देखेंगे आई सब में कॉमन रहेगा, -IR1 -IR2। तो इसको चलिए मैं एक बार और लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। -IR1 -IR2 -IR3। और ऐसे केस में आप देखेंगे VA -VD, यहां से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और यहां से -I जो है आप कॉमन जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4। इसको आप 4 इक्वेशन मान लेंगे। और इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम मेन सर्किट्स। ये क्या है हमारा, ये अब ये मेन सर्किट्स हो गया, तो अब फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट से क्या चीज सीखने को मिलेगी, जो हमने बनाया था तो हमको कंपेयर करने में आसानी रहे। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो अगर इसी का इक्विवेलेंट है तो इसी का तो टर्मिनल पॉइंट लेंगे ना, तो ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, डी, तो इसको डी ले लेंगे। तो फिर से ए और डी के बीच में आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, VA -VD। और इसी से लिखना है तो ई के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट -I एंड R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 5। अब आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें सेम ही है, VA -VD, और ये भी सेम है। तो आप अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका कंपेयर करने वाले हैं। किसका, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो है डायग्राम को अरेंज करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। तो यहां से क्या सीखने को मिल जाएगा बच्चों को, आगे देखिएगा। यहां से 4 एंड 5 का जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल गया है आपको, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 + E2 + E3, आपको ये मिल जाएगा। और वहीं पे ये R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो क्या मिल जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी R1 + R2 + R3, ऐसे इस तरीके से ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। कहीं से कोई डाउट रहे तो अगर फिर से एक बार देख लीजिएगा। फॉर एन सेल, अगर n सेल लगे हुए हैं तो उनके लिए आप इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू उनके लिए क्या हो जाएगा, E1 + E2 + E3 प्लस डॉट 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 कहां तक, En तक। जितने भी सेल होंगे उनको ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, और R इक्विवेलेंट जितने भी सेल लगे होंगे, इनके जितने भी लगेंगे उनका भी रेजिस्टेंस आपका ऐड कर देगा, ऐसे n तक। और ये याद रहे कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें सेल की जो पोलैरिटी हमने शुरुआत बताई थी, वो पोलैरिटी जो है सेल की वो सेम है। आप देखेंगे कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम है, अभी चेंज नहीं है। अब अगर किसी सेल की पोलैरिटी डिफरेंट है तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो हमारे लिए की कॉन्सेप्ट होगा, जो कई सारे सेल अगर लगे रहेंगे तो उसको हमको समझने, अगर पोलैरिटी डिफरेंट हुई तो लिखेंगे इफ पोलैरिटी डिफरेंट। अगर पोलैरिटी डिफरेंट है बच्चों, कैसे डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए ये सेल आपका करंट जो है कनेक्ट है कुछ इस तरीके से, दूसरे सेल के साथ ही ऐसे कनेक्ट है जैसे। अब ये जो सेल आगे कनेक्ट है ये देखिए चेंज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा आप। देखिएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से हमारी बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, फिर माइनस वाला फिर से प्लस से कनेक्ट है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। लेकिन इस वाले केस में ये माइनस वाला फिर इस वाले माइनस से कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस चल रहा था, पहले देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, अब अगला वाला माइनस से नहीं कनेक्ट, प्लस से नहीं कनेक्ट है, माइनस वाले प्लेट से कनेक्ट है।
तो इसी को कहा जाता है कि पोलैरिटी क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक, तो अगर पोलैरिटी बच्चों डिफरेंट है और रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 R3 थोड़ी देर के लिए, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, तब ऐसे केस में इक्विवेलेंट जो हमको लिखना होगा वो क्या होगा, E1। देखिए, जो ज्यादा है उनको आप प्लस में काउंट कर लेंगे और जो डिफरेंट पोलैरिटी है उसको माइनस करना। तो इनकी जब पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो उसके लिए हम ऐड नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारे लिए। और जब हम लोग अभी सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन हल करेंगे इसकी, तो अगला लेक्चर इसी पे आने वाला है इसके न्यूमेरिकल का, तो उसमें हम इस चीज को अच्छे से यूज भी करेंगे। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि पोलैरिटी चेंज होने से रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जो कल रेजिस्टेंस था वो आज भी है, यानी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे कहीं कोई प्लस माइनस नहीं होगा। यहां पे चेंज केवल जो होगा वो केवल होगा ईएमएफ के साथ। ठीक है, ईएमएफ में चेंज होगा जब पोलैरिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लेके आते हैं कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, चलिए उसको आगे देखते हैं। ये देखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सेल को हम जो है कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे। तो हमने सेल को ऐसे पैरेलली जो है कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे सेल लगे होंगे। देखिए, हम 3 सेलों के साथ डेरिवेशन कर रहे हैं। बाकी जब आपके सेल बढ़ जाए तो आपको इसी तरह से और भी डेरिवेशन कर सकते हो। जो है डेरिवेशन करने में 3 सेल बहुत है, ज्यादा दिखाने की कोई नीड नहीं है। 3 सेलों से ही आपका डेरिवेशन जो है कंप्लीट माना जाएगा और मार्किंग भी आपकी पूरी होगी। अब इन सेल को हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं एक ही टर्मिनल पॉइंट के साथ। तो बच्चों देखेंगे कि जब हम एक ही टर्मिनल पॉइंट के साथ इस सेल को कनेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा, ये आपको पहले से भी पता है, अगर आप पिछले लेक्चर हमारे देखे हैं तो उसमें हमने बताया था कि जब टर्मिनल पॉइंट जो है एक ही होंगे तो सभी के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो एक ही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको एक्सटर्नल किसी बैटरी से हमने कनेक्ट किया होगा तो वो सभी को पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही देगी। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा x है, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं थोड़ी देर। इसका ईएमएफ E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ ये E2 और ये रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E3 और इसका रेजिस्टेंस R3। इसी के रिस्पेक्ट में मान लिया। तो जो यहाँ से करंट आ रही बेटा वो क्या है, I1 है। यहाँ से करंट जो आ रही है वो क्या है, I2 है। और यहाँ से रेजिस्टेंस जो करंट आ रही है वो क्या है, I3 है। ये हमारा कैसा सर्किट है बच्चों, ये हमारा मेन सर्किट की बात कर रहे हैं। ये हमारा मेन सर्किट है। अगर हम यहीं पर बच्चों याद रखिएगा, अगर मुझे यहीं पर जो है मेन सर्किट के साथ इक्विवेलेंट सर्किट में अगर बनाना चाहूं तो अभी आपने पीछे से बनाया ही है। पिछला सर्किट जो आपने बनाया था इक्विवेलेंट का, वैसा ही कुछ सर्किट यहाँ पर भी आपको बनाने का काम आ जाएगा। काम क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट का, हमने पिछले बताया ही आपको। मतलब एक सर्किट वैसा ही है, काम वही है। ये जो 3 सेल मिलके कर रहे हैं ये अकेले कर रहा है, तो ये इनके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ये इनके बराबर काम कर रहा है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है। ये हमने फिर से वही बना दिया, यहाँ पे कोई हमने चेंज नहीं किया है। करंट हमारी फिर से वही है। फिर हम फॉर फर्स्ट सेल, फॉर सेकेंड सेल, फॉर थर्ड सेल फिर से वही कॉन्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिसे सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सभी सेलों के लिए अलग अलग था, यहाँ पर सभी सेलों के लिए करंट अलग अलग है। तो हमारा काम क्या होगा कि पूरी इक्वेशन जो भी हम लिखेंगे वो करंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे अभी हमारा जो फार्मूला था बच्चों वो क्या था कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या था, एमएफ ऑफ सेल माइनस I इंटू R। तो यहां से अगर मैं I इक्वल टू से फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो ये I हमारा IR इधर आ जाएगा और यही फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। देन I इक्वल टू ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन R। कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस सिर्फ फॉर्मूले को हमको बेस बनाना है अपने डेरिवेशन को करने के। ठीक है, तो क्या फार्मूला होगा हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
तो समझिएगा कि हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो इसका हम बेस बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। स्मॉल आई कैपिटल आई सब चलता रहेगा, ठीक है, इससे कोई चक्कर नहीं है। इसको हम बेस बनाएंगे। क्यों बेस बनाएंगे, क्योंकि इस बार इस सर्किट में करंट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सभी इक्वेशन हम करंट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। चलिए देखिएगा, आराम से हम डेरिवेशन को समझा रहे हैं। तो फिर से फॉर मेन सर्किट, फॉर मेन सर्किट, अगर हम मेन सर्किट की बात करें बच्चों, तो यहां से अगर आप I1 की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं तो आप ये पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम ही है, चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ के आए हो, आज फिर से पढ़ रहे हो। देखिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यही बात हमने सीरीज में भी बताई। कहाँ की सीरीज में, रेजिस्टेंस वाले सीरीज में, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। तो यहां से I इक्वल टू जो फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा, पहले के लिए अगर हम I1 इक्वल टू लिखने की कोशिश करें तो ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि इसको अगर एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा तो सभी के लिए अक्रॉस द पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, सभी सेलों के लिए, जो सभी सेलों के लिए जो पोटेंशियल आएगा अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा। अगर मान लीजिए V है तो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सभी सेलों के लिए जो अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही तो रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चेंज न लगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मेंटेन कर दिया है। तो सभी सेलों के लिए जो अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला। तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इसे लिख दिया था, बता भी दिया था, लिख भी दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले के लिए E1 माइनस V अपॉन R1। ये किसके लिए है, फॉर मेन सर्किट के लिए है, और किसके लिए है ये जान लीजिए। पहला पॉइंट लिख लेंगे, फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल। फॉर सेकेंड सेल अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, सेकेंड सेल, तो अगर सेकेंड सेल लिखते हैं बच्चों तो उसके लिए क्या होगा, I2 इक्वल टू स्मॉल कैपिटल आई, कोई ध्यान नहीं दीजिए, आप यहाँ पे लिख देते हैं जैसे भी, ठीक है। थोड़ा हैबिट पड़ी हुई है स्मॉल आई लिखने की तो वो लिख दिया जाता है। बाकी अगर आप कैपिटल आई लिखना चाहें तो कैपिटल आई के फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ उस चीज को, ऐसा कोई यहाँ पे बॉन्ड नहीं है कि स्मॉल ही आई लिखना है, तो बस वैसे ही लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं सजाए दे रहा हूँ कैपिटल आई, ठीक, बस चलो आ जाओ। तो यहाँ से इसके बाद फॉर थर्ड से, अगर हम थर्ड सेल के लिए लिखेंगे तो क्या कहानी देखने को मिल जाएगी, I3 इक्वल टू, यहीं से लिखना है माइनस V अपॉन, इस तरीके से तीनों के लिए हमने जो है फॉर्मूला लिख दिया। पोटेंशियल जो है वो सेम है और सभी का बाकी जो करंट है वो अलग अलग है। अब ऐसे ही इसमें हम अगर देखते हैं किसके लिए लिखना चाहें तो इसको चाहे आप ऐड कर लें, अगर ऐड कर लेंगे या चाहे लिख लीजिए फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखना चाहेंगे इस वाले के लिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप दिखाएंगे यहीं से I इक्वल टू, तो E इक्वलेंट माइनस V, ठीक, और अपान R, ये तो हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, और ये इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, फोर मान लेंगे। क्योंकि जो करंट यहाँ पे गई होगी वो I ही गई होगी, I का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तीन सर्किट में, फिर से क्या निकली I। तो I इक्वल टू ही बच्चों क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ही I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और ये सभी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, समराइज कर देंगे। I1 की, I2 की, I3 की सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो बच्चों I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी
देखिए एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन मैं बोल देता हूँ कि भाई एप्सिलॉन जैसा दिखता है, इसलिए E1 माइनस वी अपान R1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस वी अपान R3। ऐसे ही अगले वाले I3 के लिए लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, E3 माइनस वी अपान R3। ठीक है, R2 हो गया। अब ये चीज ऐसे जब लिख गई, थोड़ा सा इसको और हम मॉडिफाई करेंगे। क्या करने वाले बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं इसको ऐसे कुछ लिखने वाला हूं, E1 अपान R1 माइनस वी अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस वी अपान R2, देखते रहिएगा, प्लस E3 अपान R3 माइनस वी अपान R3। और यहां से जो भी ये EMF वाले हैं इनको एक तरफ में कर लूंगा, बाकी चीजें एक तरफ। तो क्या चीज निकल के आ जाएगी, देखिएगा I इक्वल टू, आप ध्यान समझ पाएंगे सारी चीज आपको समझ में आएगी, कोई ऐसी चीज ही नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए। हमारी कोशिश पूरी यही है आपके लिए। तो यहां से देखिएगा कि E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, कुछ ऐसे। और यहां से आप देखेंगे कि माइनस का V अपान R1, इसके बाद V अपान R1 बराबर फिर आगे हो जाएगा V अपान R2, फिर माइनस V अपान R3। हर स्टेप मैं लिख रहा हूं जिससे आपको कोई चीज डाउट में ना जाए, और आराम से आप यहाँ से भी नोट भी बना सकते हैं। जितने भी लेक्चर हम बना रहे हैं उसमें स्क्रीन पर भी लगा देते हैं कि आप थ्योरी कहीं पे थोड़ी बहुत लिखनी है तो आप उसी से देख के लिख लें। बाकायदा अगर हम लैंग्वेज समझ पाते हैं तो लैंग्वेज अपने आप अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जाम में आप लिख भी पाएंगे। यहाँ से क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। तो माइनस जी अगर हम कॉमन लेंगे तो सभी वैल्यू अंदर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में से अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, छीछी वाला काम ना हो, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सेपरेट लिख देते हैं, क्लियर विजिबिलिटी रहे तुम्हारे लिए। तो यहाँ से V कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान R1 हो जाएगा प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे भी आपको यहाँ से वहां का कंपेयर करना रहेगा बच्चों, और जब आप बात समझ पाएंगे तो ही आप कंपेयर भी कर पाएंगे। कैसे कंपेयर करना है, कैसे नहीं करना है, ये भी याद रखिए। थोड़ा सा इसी फार्मूले को मैं अगर आगे लिख दूं बढ़ा चढ़ा के, देखिएगा ऐसे I इक्वल टू E इक्वलेंट, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, E इक्वलेंट अपान R इक्वलेंट माइनस V अपान R इक्वलेंट। ठीक है, क्या ऐसा नहीं लिख सकते? इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी को 4 मान लोगे तो तुमको कम इक्वेशन माननी पड़ेगी। ऐसा ही इसके साथ लिखा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे और ये हमारी जो है इक्वेशन क्या हो गई, 5 हो गई। अब इक्वेशन 4 और 5 का कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कंपेयर करेंगे बच्चों। तो देखेंगे E इक्वलेंट अपान R इक्वलेंट, ये देखिए इसके प्लेस पे ये वैल्यू लिखिए, देखिए देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वलेंट अपान R इक्वलेंट बराबर ये लिखा है, तो आप ये लिख देंगे E इक्वलेंट अपान R इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ गया है, E1 और अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3। बताइए, यही तो करना है सारी चीजें तुमको। और यहीं से अगर हम देखें कंपेयर कराएं तो V तो इसमें भी है, तो 1 अपान R इक्वलेंट बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान R इक्वलेंट बराबर अगर हम वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरीके से। ऐसे ही आपको करना है, देख लीजिए दोनों तरीके से कंपेयर करा के, इसी तरह आपका ये होता रहेगा।
अब लास्ट बात इसकी ये करते हैं कि देखते हैं कि ये तो मान लीजिए 3 सेलों के लिए है, अगर ऐसे ही n सेल लगा दिए जाए, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको। अगर ऐसे ही यहाँ पे n सेल लगा दिए जाए बच्चों, ऐसे ही इसमें n सेल लगा दिए जाए फॉर n सेल, तो क्या हो जाएगा डेरिवेशन? 100% बेटा करेक्ट है, बहुत आराम से बता रहा हूं इसके लिए, ठीक है। जब आपके पास समझ जाए तो यूट्यूब में सब ऑप्शन है, 2x मोड में लगा देख सकते हो। E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, और ऐसे ही डाट डाट करते हुए हम लोग En अपान Rn तक चले जाएंगे। और अगर हमें R इक्वालेंट चाहिए, यानी 1 अपान R इक्वालेंट चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। जितने भी आपको ऐड करने हैं उतने सभी यहाँ पे ऐसे ही ऐड होते जाएंगे, और लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपान Rn। तो जैसे n सेल है बच्चों, तो n सेल को कैसे ऐड करना है उसके लिए ये कहानी है। यहां पर भी कहानी वही है कि अगर पोलैरिटी डिफरेंट हुई, पोलैरिटी डिफरेंट होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, फिर बात आगे करते हैं। अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो क्या होगा? अगर पोलैरिटी डिफरेंट है, लिखेंगे इफ पोलैरिटी डिफरेंट, वही कहानी फिर से, ये पोलैरिटी क्या चक्कर है, कैसे डिफरेंट हो गई? तो देखिएगा ये प्लस है और इसके साथ जो दूसरा सेल लगा है, पहले वाले आप देखेंगे कि पहले वाले केस में क्या था। चलिए दोनों केस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले केस में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे, 2 सेल के लिए बात कर रहा हूं केवल यहाँ पे स्पेशली। मान लीजिए हमारे 2 सेल कनेक्ट हैं इस तरीके से, ये R1 R2 या R1, इसमें पोलैरिटी सेम है कि देखिए सभी जो एक प्लस की जो प्लस पॉइंट है सभी एक पॉइंट से कनेक्ट है, और इसमें पोलैरिटी डिफरेंट है, इसमें सभी दोनों माइनस वाले एक पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये पोलैरिटी सेम का केस है, तो इसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, सब प्लस में हो जाएगी। लेकिन अगर पोलैरिटी डिफरेंट है, तो पोलैरिटी डिफरेंट का मतलब क्या है कि ये प्लस, मान लीजिए ये डंडी जो माइनस में है ऐसे, तो अब क्या होगा? क्या ये अभी भी फॉर्मूला वैलिड है? नहीं, अब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड नहीं है? ईएमएफ के लिए। तो क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में बच्चों ये सब कुछ सही रहेगा, खाली चेंज कहां पे आएगा? यहां पे। मतलब कि इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट लिखना चाहें, सवाल जो कि लेंगे तो उसमें आपको और इसके बेसिक फॉर्मूले और एडवांस बता देंगे कैसे करना है आपको। अभी के लिए केवल मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, फिलहाल इसका और एडवांस वर्जन हमारे पास है बताने के लिए, लेकिन बेसिक आपको बता रहे हैं। तो वहां पे क्या है? एप्सिलॉन अपान R1, बस पोलैरिटी जिसे मान लीजिए 2 सेल हम ऐड कर रहे हैं, तो एक पोलैरिटी चेंज है, तो जो ज्यादा वोल्ट है उसको पहले लिख लीजिए, कम वाले में घटा दीजिएगा। पोलैरिटी डिफरेंट में क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी के साथ क्या हो जाएंगे? आप चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको जब फिर आपको ये करना पड़ेगा, देख लीजिए माइनस करना पड़ेगा। लेकिन R इक्विवेलेंट ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर भी R इक्विवेलेंट के चिन्ह में कोई भी चेंज नहीं आएगा, R इक्विवेलेंट भी जैसे ही हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे सारी बात को हमारी। यहाँ हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सेल के लिए बताए हैं। दोनों कॉम्बिनेशन आपको, हमारी उम्मीद है कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आएंगे। कहीं से कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछेंगे, कमेंट करेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में जो है कंप्लीट करा देंगे। ये कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बात समझिए, अपने हौसले मजबूत रखिए, ठीक है? हौसले मजबूत होंगे तो आप सब कर ले जाएंगे।
बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा। बैकलॉग मत लगाइए, डेली काम डेली करते रहिए और रोज पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगला लेक्चर जो आएगा इसी के क्वेश्चन पर आएगा। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, जो बातें यहाँ पे बताएगी इनको समझ लीजिएगा, और जो बातें आप कुछ डाउटफुल में है, कोई भी चीज अगर डाउट है तो उसको जो हम सवाल बता रहे होंगे तो वहां पर फिर से उन चीजों को क्लियर करा देंगे। और जो एडवांस तरीके जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं सवालों को पैरेलल वाले, उनको भी हम बताएंगे। और उन सवाल के बाद हमारा किरचॉफ लॉ आ जाएगा, किरचॉफ लॉ के फिर व्हीटस्टोन ब्रिज तक कॉन्सेप्ट होना है, आगे कॉन्सेप्ट डिलीट है हमारे, तो वहाँ जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद जय भारत।